हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने टेलीग्राम पे एक पोल करवाया था जिसके माध्यम से हमने ये तय किया है कि हम रियासतों को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। 6 से 7 क्लासेस में हमारी रियासतें पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, हमने मध्य प्रदेश की जनजातियाँ पूरी पूरी मतलब 14 क्लासेस में, जो कि 30-30 35-35 मिनट की क्लास हैं, उसमें पूरी समाप्त कर ली हैं। अब हम इसी तरह एक एक रियासत करके एक एक क्लास अपलोड करेंगे और इसको हम पूरी तरह से समाप्त करेंगे, जो कि हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे 30 नंबर का आपका मेंस में देखने को मिल ही रहा है। और डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, ऊपर ऊपर क्वेश्चन ही आपको इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं। तो हम जो सबसे बेस्ट कंटेंट देखने को मिलता है, जिसको हम आसानी से पढ़ सकें, उसको लेकर आए हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि भैया आप लोग बिल्कुल एकदम सहन ही ना कर पाएँ इस टॉपिक को, है ना। तो चलिए, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है गोंडवाना रियासत। अगर आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि कंटेंट मिल हर जगह जाएगा, लेकिन अच्छा कंटेंट बहुत कम जगह मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं गोंडवाना रियासत। तो गोंडवाना रियासत में सबसे पहले हमें क्या जानना है कि जो गोंडवाना रियासत है उसका क्षेत्र क्या रहा होगा, उसका क्षेत्र क्या रहा होगा। तो आप इस मैप में देखिए, इस मैप में आपको दिख रहा है जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है हमारे मध्य प्रदेश का, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि मध्य प्रदेश का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र जो रहा है वो हमारी गोंडवाना रियासत का मुख्य क्षेत्र देखने को मिलता है। आपको ये देख सकते हो जहाँ गोंड जनजाति निवास करती है, जनरली आप ये कह सकते हो। ठीक है, आपको ये क्षेत्र देख लिया आपने मैप में। अगर आप देखो तो यहाँ पे पढ़ेंगे आप कि गोंडवाना राज्य विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य। आप यहाँ पे मैप में जब देखोगे तो मैप में आपको यहाँ पे तो विंध्याचल पर्वत देखने को मिल जाता है और यहाँ पे वो सतपुड़ा पर्वत दिखने को, उसके बीच में कौन सी जनजाति है, गोंडवाना रियासत, सॉरी जनजाति नहीं, गोंडवाना रियासत देखने को मिलती है। ठीक है, मैंने बताया कि गोंड जनजाति से इनका संबंध माना जाता है। किससे संबंध माना जाता है? गोंड जनजाति से इनका संबंध माना जाता है। इनके क्षेत्र को जो नाम दिया जाता है वो इनको देख याद रखना, गोंडवाना राज्य, क्या बोलते हैं, गोंडवाना राज्य, गढ़ा या गढ़मंडला, इनके क्षेत्र को बोला जाता है। गढ़कटंगा भी बोला जाता है, इस नाम से इनको प्रसिद्ध है। आप यहाँ पे पढ़ोगे तो गोंडवाना राज्य गढ़ा, गढ़ामंडला, गढ़कटंगा के नाम से भी प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध रहा है। याद रखना, संग्राम शाहजहां का जो व्यक्ति एक रहा है, इनके राजा रहे हैं, याद रखना, जो बामनगढ़ों के राजा थे, संग्राम शाह के बारे में हम जो आगे पढ़ेंगे, इन्होंने स्वयं को क्या कहा है, पुलत्स्य बंसी, क्या कहा है, पुलत्स्य बंसी। तो ये चीज़ हमें याद रखना है 2 नंबर के हिसाब से कि पुलत्स्य बंसी क्या है। तो पुलत्स्य बंसी संग्राम शाह ने अपने सिक्कों में स्वयं को कहा है। किसने कहा है? संग्राम शाह ने स्वयं को कहा है। तो आपसे अगर गोंडवाना रियासत लिखने को आए तो आप इंट्रो में पहले ऐसी मैप बनाओगे एक, उसके अलावा मैप के अलावा आप उनका क्षेत्र बताओगे कि भैया विंध्याचल और सतपुड़ा की रियासत के मध्य ये गोंडवाना रियासत का संबंध है, गोंड जनजाति से संबंध देखने को मिलता है। इसके अन्य नाम गढ़ा, गढ़मंडला, गढ़कटंगा के रूप में मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखना है। अब आते हैं हम फाइनली गढ़ा राज्य में, मतलब गढ़ा राज्य के बारे में पढ़ेंगे कैसे आगे इसका विस्तार हुआ। तो गढ़ा राज्य की स्थापना जो की है, याद रखना, स्थापना यादव राव ने की है। किसने की है? यादव राव ने की है। किसने की है? यादव राय। कब की है भैया? 4वीं शताब्दी, 328 ईस्वी, मतलब 4वीं शताब्दी में इनने इस राज्य की स्थापना की है। मैंने बताया क्षेत्र इसका क्या रहा है, मंडला के आसपास वाला क्षेत्र। मैंने बताया पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी वाला क्षेत्र जो कि मंडला के आसपास देखने को मिलती है। ठीक है, अब आपसे पूछेगा, आप देखिए पहले नंबर, आपको पहली चीज़ यही याद रखना चाहिए कि भैया अगर आपसे गोंडवाना रियासत पूछता है तो आपको 2 नंबर में, 3 नंबर में, 2 नंबर में कैसे लिखना है, 7 नंबर में कैसे लिखना है, तो ये चीज़ आपसे आना चाहिए पहले। तो अगर आपसे 2 नंबर में पूछता है तो 2 नंबर में यही आपको बताना है कि इसकी स्थापना किसने की, इसका क्षेत्र क्या रहा है और जानकारी इसकी कहाँ से मिलती है, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है। तो 2 नंबर में आपको इतना जरूर याद रखना है। 7 नंबर में आप इसके शासकों के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो आपको पहली चीज़ तो याद रखना है इसकी स्थापना किसने की, यादव राय ने की। क्षेत्र इसका मंडला के आसपास दक्षिणी पूर्वी वाला क्षेत्र बता सकते हो। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो जानकारी हमें याद रखना है कि एक रामनगर शिलालेख है जो कि डिंडोरी वाले एरिया में मिला है। कहाँ से मिला है? डिंडोरी वाले क्षेत्र से मिला है, रामनगर शिलालेख से मिलती है। गणेश नृप वर्णनम से भी इसकी जानकारी मिलती है। याद रखना किससे मिलती है? गणेश नृप वर्णनम से मिलती है। इस गणेश नृप वर्णनम के बारे में आप 2 नंबर के हिसाब से पढ़ सकते हैं कि इसमें 54 श्लोक, कितने श्लोक हैं? 54 श्लोक हैं। इसके अलावा 63 शासकों की जानकारी मिलती है इससे। कितने शासकों की?
63 शासकों की। तो आप ये अगर आपसे 2 नंबर में गणेश नृपवर्णनम पूछता है तो आप इसमें बताओगे कि भैया गढ़ा राज्य की जानकारी गणेश नृपवर्णनम में मिलती है। इसमें 54 श्लोक हैं, 54 श्लोकों में 63 शासकों की जानकारी हमें मिलती है। इसके अलावा आईने अकबरी में इसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा एक और आपको याद रखना है, जो कर्नल स्लीमैन थे, कौन थे? कर्नल स्लीमैन, इनके यात्रा विवरण से भी इसकी जानकारी मिलती है। तो आप इसको एक बार थोड़ा नोट कर लेना, कर्नल स्लीमैन के यात्रा विवरण से भी इसकी जानकारी आपको प्राप्त होती है। ठीक है। इसके अलावा आपको राज्य 52 गढ़ों में विभाजित था। मैंने बताया कि 52 गढ़ों में विभाजित था, चौरागढ़, देवगढ़, रामगढ़, गढ़ा। तो ये थोड़े से आप नाम याद रख लेना। प्रमुख शासक हम आगे पढ़ेंगे पूरे नाम, जैसे यादव राय हो गए पहले शासक थे, संग्राम शाह, दलपत राव, दुर्गावती, मधुकर शाह, हृदय शाह, संघार शाह। तो इनके बारे में हम आगे अभी अध्ययन करेंगे। आपसे अगर 7 नंबर में पूछता है तो आप इसी तरह आंसर लिख के आओगे। 2 नंबर में पूछता है आपसे गोंडवाना रियासत डायरेक्ट, तो आप इसी तरह इसको लिखेंगे। ठीक है, आपसे आराम से इतना आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आपके जो अभी क्वेश्चन कवर हो गए हैं, 2 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन कवर हो गया है और 7 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन कवर हो गया है। जनरली आपसे ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि गोंडवाना रियासत को समझाइए, गोंडवाना रियासत के बारे में टिप्पणी लिखिए, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब अगर अंदर से क्वेश्चन आएगा तो उसको भी हम आगे पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देखोगे पहले शासक के बारे में पढ़ोगे कि भैया यादव राय कौन है पहले शासक। ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है तो आपको याद रखना है, ये लिखा हुआ है यादव राय। ठीक है, कौन है? यादव राय हैं। तो यादव राय के बारे में पढ़ेंगे कि भैया यादव राय के बारे में आपको 2 नंबर के हिसाब से याद रखना ही रखना है। कितने नंबर के हिसाब से? 2 नंबर के हिसाब से याद रखना ही रखना है। तो गोंड वंश के संस्थापक थे ये। किसके? गोंड वंश के संस्थापक थे। इनका क्षेत्र भैया वही जहाँ गोंडवाना रियासत का क्षेत्र है, मंडला। जानकारी वही रामनगर शिलालेख और गणेश नृपवर्णनम से इसकी जानकारी इनकी मिलती है। इनका जन्म भी आप याद रख सकते हो कि सेहल गाँव में हुआ है। इनका विवाह रत्नावली से हुआ था। इनका जन्म सेहल गाँव में हुआ है, विवाह रत्नावली से हुआ था। ये चीज़ याद रखना है कि इनके टाइम पे आप ये जो गोरक्षदास हैं, गोरक्षदास मालवा के शासक, मतलब जो मालवा के शासक हुआ करते थे, इनके टाइम पे किसने? महमूद शाह का आक्रमण हुआ था। किसका हुआ था? महमूद शाह का आक्रमण हुआ था, जिसकी जानकारी किसमें मिलती है हमें? मासिर ए महमूद शाही। किससे? मासिर ए महमूद शाही किससे मिलती है? मासिर ए महमूद शाही के से हमको इसकी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, ये चीज़ हमें जरूर याद रखना है। मुख्यतः क्या याद रखना है? मुख्यतः यही याद रखना है कि इसके संस्थापक थे, गोंड वंश के संस्थापक थे। क्षेत्र इसका मंडला था। जानकारी स्रोत कहाँ से होती है, इतना तो हमें याद रखना ही रखना है। ठीक है, बाकी ये सब तो एडिशनल जानकारी है, इसको आप अगर थोड़ा सा भूल भी जाओगे तो चल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अन्य शासक जो हुए जिनके बारे में हमें जानकारी ज़्यादा प्राप्त नहीं होती है, खरजी, गोरक्षदास। मैंने बताया गोरक्षदास के टाइम पे ही मालवा के शासक महमूद शाह का आक्रमण हुआ था। इनकी जानकारी सिहाब हकीम की मासिर ए महमूद शाही से प्राप्त होती है। आपको यहाँ गोरक्षदास जो दिख रहे हैं, यही है गोरक्षदास। इनके टाइम पे ही मालवा के शासक महमूद शाह का आक्रमण हुआ था। ठीक है, इसके अलावा सुखनदार आपको देखने को मिल रहे हैं, इनकी जानकारी हमें अकबर नामक से मिलती है। ये शासक रहे हैं। फिर इसके बाद आते हैं जो अर्जुन दास। कौन आते हैं? अर्जुन दास आते हैं। अर्जुन दास के टाइम पे ही याद रखना, अर्जुन दास के टाइम पे ही गुरु नानक देव की यात्रा हुई थी। किसकी यात्रा हुई थी? याद रखना, अर्जुन दास के टाइम पे ही गुरु नानक देव की यात्रा हुई थी। किसकी हुई थी? गुरु नानक देव की यात्रा हुई थी। इसके अलावा और क्या याद रखना है कि इनको जो अमहन दास से जो संग्राम शाह था, इनके टाइम पे इन्होंने विद्रोह कर दिया था। किसने कर दिया था? विद्रोह कर दिया था, संग्राम शाह या अमहन दास। किसने? अमहन दास पढ़ते हो, क्योंकि इस टाइम पे संग्राम शाह ने उपाधि धारण नहीं की थी, इस कारण से इनको क्या बोलते हैं? अमहन दास ने इनके टाइम पे, अर्जुन दास के टाइम पे विद्रोह कर दिया था। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है हमें? वीर भानुदय काव्यम पुस्तक से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? यादव राव के बारे में पढ़ लिया, गोंड वंश के संस्थापक, क्षेत्र मंडला, जानकारी स्रोत रामनगर शिलालेख, गणेश नृपवर्णनम। अन्य शासकों में देखें हम तो खरजी और गोरक्षदास के में पढ़ लिया। गोरक्षदास के टाइम पे मालवा के शासक महमूद शाह ने आक्रमण किया था। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? शिहाब हकीम के मासिर महमूद शाही से। ठीक है, सुखदार नहीं याद रखना, अर्जुन दास जरूर याद रख लेना। अर्जुन दास में अमर दास ने विद्रोह कर दिया था, जिसकी जानकारी वीर भानुदय काव्यम से प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे जब, तो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा संग्राम शाह। अति महत्वपूर्ण शासक, गोंडवाना रियासत का अति महत्वपूर्ण। इसका शासनकाल भी हमें याद रखना है, इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए आपको। आपसे यहाँ से 10 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, मेरे जो ये नोट्स हैं, जिस नोट्स से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एकदम फॉर्मेट वाइज नोट्स हैं। ये आपको आंसर लिखना कैसे है, इसी तरह आप लिख के आ जाएंगे, आपका काम
हो जाएगा। ठीक है, तो अब पढ़ोगे आप संग्राम शाह के बारे में। किसके बारे में? संग्राम शाह ने 1513 से 1543 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, इनका वास्तविक नाम मैं बता चुका हूँ, अमरदास। क्या नाम था? अमरदास इनका वास्तविक नाम देखने को मिलता है। ठीक है, इन्होंने 1513 में बैठी गद्दी, 1516 में संग्राम शाह की उपाधि धारण कर ली। संग्राम शाह की उपाधि धारण इनने कर ली। ठीक है, उपाधि धारण इनने कर ली, ये चीज़ हमें याद रखना है। इसके अलावा इनकी दो पत्नियां थीं। इनकी एक रचना थी रसरत्नमाला, उसमें इसकी जानकारी मिलती है कि पद्मावती और सुमति इनकी दो पत्नियां हुआ करती थी। पद्मावती और सुमति इनकी खुद की रचना है। कौन सी? रसरत्नमाला। रसरत्नमाला किसकी रचना है? इनकी खुद की है, संग्राम शाह की रचना है। उसमें जानकारी मिलती है कि भैया इनकी दो पत्नियां थी, पद्मावती और सुमति। गोंडवाना रियासत के सबसे शक्तिशाली शासक रहे हैं। सबसे शक्तिशाली शासक कौन रहे हैं? संग्राम शाह रहे हैं। इनने मदन महल को राजधानी बनाया। किसको बनाया? मदन महल को इनने राजधानी बनाया। किसको बनाया? मदन महल को इनने राजधानी बनाया। इसकी जानकारी हमने बताया आईने अकबरी से ही मिलती है। और इसके अलावा एक नाम और है ठर्रका। ठर्रका में दमोह के सतीलेख जो हैं, सतीलेख हैं जो एरण वाले, आपको पता होगा, सतीलेखों से ठर्रका नामक स्थान से इनकी जानकारी प्राप्त होती है। उपाधि इनने ली है बामन गढ़ाधिपति, जिनने 52 गढ़ों पर शासन किया। बामन गढ़ाधिपति इनकी उपाधि थी। ठीक है, अब देखोगे राज्य विस्तार इनका। राज्य विस्तार आप देखोगे तो मैंने बताया कर्नल स्लीमैन के विवरण से भी गोंडवाना रियासत की जानकारी मिलती है। तो स्लीमैन के अनुसार 52 गढ़ों में विभाजित था संग्राम शाह का राज्य। 52 गढ़ों की जानकारी आईने अकबरी से भी प्राप्त होती है। ठीक है, मुख्यतः हमें क्या याद रखना है? राज्य विस्तार ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, बस ये बता देना है हमें कि भैया ये ऐसे बांटना मैप। उत्तर में पन्ना, पूर्व में मंडला, दक्षिण में दक्कन और पश्चिम में रायसेन वाले क्षेत्र तक इसका एरिया देखने को मिलता है। आप इसके मैप में भी बता सकते हो, थोड़ा सा मैप बना दे रहा हूँ मैं आपको। मैप में भी बता सकते हो आप, थोड़ा सा कैसे बताओगे मैं बता दे रहा हूँ आपको। ऐसे बनाओगे मैप, ये मैप बनाओगे ऐसे। ठीक है, यहाँ मंडला दिखेगा आपको, यहाँ मंडला दिखेगा, यहाँ पन्ना दिखेगा, यहाँ पन्ना, यहाँ दक्कन बोल सकते हो आप, और यहाँ पे रायसेन। ठीक है, तो इस क्षेत्र में इसका विस्तार जनरली देखने को मिलता है, ये वाला एरिया। ठीक है, रायसेन से लेके मंडला तक, पन्ना से लेके दक्कन तक इसका क्षेत्र विस्तार, राज्य विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखोगे नेक्स्ट, तो इनकी राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में हम जाने कि इनकी संग्राम शाह की राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में जाने तो गोंडवाना रियासत का सबसे योग्य शासक था, ये आपको पता है, क्योंकि 52 गढ़ों को जीता था। ठीक है, इसने क्या किया था कि रायसेन विजय जब की थी किसने? बहादुर शाह। किसने की थी? जो गुजरात के शासक बहादुर शाह थे, आपने पता होगा, सुना होगा गुजरात के शासक बहादुर शाह के बारे में। जब रायसेन की विजय इनने की तो इनने बहादुर शाह की मदद की थी। समझ रहे हो? बहादुर शाह की मदद की थी। आपको ये चीज़ याद जरूर रखना है कि जब इनने बहादुर शाह की मदद की, ये लगभग 1516 के आसपास की बात है, तभी इनको संग्राम शाह की उपाधि प्राप्त हुई। तो आपसे पूछेगा कि संग्राम शाह की उपाधि कब मिली भैया? जब इनने बहादुर शाह की सहायता की थी। ठीक है, चंदेलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। चंदेल, क्योंकि उस टाइम पे चंदेल जो थे, चंदेल एक उभरती हुई शक्ति थे, मतलब एक हिसाब से चंदेल की शक्ति एक अति उच्च स्थान पे थी। ठीक है, तो चंदेलों से इनने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए, जिसके कारण इनको अपने राज्य को स्थापित करने में आसानी हुई। ठीक है, इसके अलावा बघेल शासक वीर सिंह देव के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए। मतलब आप देख रहे हो कि बुंदेलखंड और बघेलखंड रियासत से इनके संबंध बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। आप ऐसा बता सकते हो कि इस टाइम पे जो बघेलखंड रियासत में वीर सिंह देव शासन कर रहे थे, उनके साथ अच्छे संबंध थे। चंदेल वंश में जो उनके वैवाहिक संबंध थे। इसके अलावा आप दिल्ली सल्तनत से भी देखो कि इब्राहिम लोधी से ही इनको कृपा प्राप्त हुई थी। इब्राहिम लोधी से भी इनके संबंध बहुत अच्छे रहे थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि भैया, समझने के लिए आप देखोगे तो राजनीतिक उपलब्धियों में आप सब कुछ लिख सकते हो भैया। आसपास अगर जो रियासतें देखोगे तो बुंदेलखंड देखोगे, आप मैप में जब देखोगे, मैप बना के दिखाई दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे लगभग बघेलखंड रियासत देखने को मिलती है, यहाँ पे बुंदेलखंड रियासत देखने को मिलती है, और दिल्ली तो आपको पता है इस वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिल रही है, ऊपर वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो इसके जो मतलब अगर शासन देखोगे आप तो बुंदेलखंड से भी सहायता प्राप्त हुई, बघेलखंड से भी हुई, और दिल्ली से भी इनको लगभग सहायता प्राप्त हो गई। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम इनका स्थापत्य में योगदान। इनने स्थापत्य में क्या योगदान दिया है? किसने?
संग्राम शाह ने। संग्राम शाह का स्थापत्य में अगर हम योगदान देखें तो इनने बहुत सारे सागर मतलब संग्राम सागर सरोवर का निर्माण करवाया। किसका? संग्राम सागर सरोवर का निर्माण करवाया। चौरागढ़ में दुर्ग बनवाया, संग्रामपुर नामक गांव की स्थापना की और मदन महल भवन का निर्माण करवाया। इसके अलावा बाजना मठ भी हमें याद रखना ही रखना है, बाजना मठ हमें याद रखना ही रखना है। तो आपको क्या क्या पढ़ लिया भैया? संग्राम सागर सरोवर, चौरागढ़ दुर्ग, संग्रामपुर एक गांव बसा दिया, मदन महल भवन का निर्माण और बाजना मठ। और बामनगढ़ तो आपको पता ही है, बामनगढ़ के निर्माण भी इन्होंने करवाया है। ठीक है, बामनगढ़ भी आप बता सकते हो इनके बारे में। ठीक है, तो स्थापत्य के बारे में आप थोड़ी सी इसकी जानकारी रखना, क्योंकि आपको 10 नंबर लिखने में थोड़ी सी आसानी होगी। इसी तरह ही लिखना है, अलग कुछ नहीं लिखना आपको। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे साहित्य। नेक्स्ट देखोगे साहित्य। साहित्य में अगर देखोगे तो भैया स्वयं एक साहित्यकार थे। क्या थे? स्वयं साहित्यकार थे भैया। ये मैंने बताया आपको 2 बीबियों की जानकारी मिली पद्मावती और सुमति के बारे में। तो इनकी खुद की रचना थी रसरत्नमाला। रसरत्नमाला स्वयं की रचना थी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि संस्कृत रसरत्नमाला ग्रंथ की रचना की थी इनने साहित्य में। इसके अलावा विद्वानों को संरक्षण दिया। दामोदर ठाकुर नामक एक बहुत बड़े विद्वान थे उस टाइम पे। ठीक है, कौन थे? दामोदर ठाकुर। उनको संरक्षण दिया था अपने उसमें। और तेलुगु भाषा को मतलब सिक्कों में तेलुगु भाषा को अंकित करवाया। कौन सी भाषा को? तेलुगु भाषा को। अब दामोदर ठाकुर के बारे में अगर आप देखोगे, दामोदर ठाकुर की कुछ रचनाएं हैं, आप याद रखना। संग्राम शाही, थोड़ा सा याद रख लेना इसको, थोड़ा सा सही रुकना, लिख दे रहा, अच्छे से लिख दे रहा हूँ। संग्राम शाही दामोदर ठाकुर की रचना। इसके अलावा एक रचना और है इनकी, दिव्य निर्णय, 2 रचना हो गई। और तीसरी रचना है इनकी विवेक दीपिका। ठीक है, तो ये रचनाएं इनकी देखने को मिल रही हैं। तो दामोदर ठाकुर के बारे में आपको 3 रचनाएं याद रखना है, दिव्य निर्णय, संग्राम शाही और विवेक दीपिका। ठीक है, तो ये 3 रचनाएं इनकी उस टाइम पे फेमस थी। ठीक है, विद्वानों को संरक्षण इन्होंने दिया था, खुद भी एक विद्वान थे, साहित्यकार थे। ठीक है, तेलुगु भाषा को उन्नति के ऊपर ले गए, ऐसे बोल सकते हो कि तेलुगु भाषा इनके टाइम पे तेलुगु भाषा का उन्नत स्थान प्राप्त हुआ तेलुगु भाषा को। ठीक है, इसके अलावा आप मुद्रा में देखोगे तो मुद्रा में आप देखोगे कि संग्राम शाह ने गोलाकार, वर्गाकार, वर्तुलाकार, सोने व चांदी के सिक्के चलाए। बस आपको इतना ही लिखना है, गोलाकार, वर्गाकार। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इनने सोने और चांदी के सिक्के चलाए हैं। ठीक है, भाषा बताया मैंने कि संस्कृत तो तेलुगु भाषा का प्रयोग किया इनने। इसके टाइम पे तेलुगु भाषा भी अच्छे स्थान पे थी और संस्कृत भाषा भी अच्छे स्थान पे थी। 1543 में इनकी मृत्यु हो गई। लगभग 26 वर्षों तक राज्य से बाहर रहकर साम्राज्य का विस्तार किया इनने। समझ रहे हो? आप देखोगे 1513 से 1543 तक शासन किया इनने, और इसमें 26 वर्ष बाहर थे। 26 वर्ष, समझ रहे हैं? मतलब एक हिसाब से 30 साल शासन किया, जिसमें 26 साल बाहर थे। 4 साल ही अपने राज्य में ये रहे। ठीक है, तो हमने संग्राम शाह के बारे में पूरा, अगर जैसे आप बता सकोगे 10 नंबर, 7 नंबर और 2 नंबर, आप तीनों तरह से इस आंसर को बता सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब देखोगे आप संग्राम शाह के उत्तराधिकारियों के बारे में। ठीक है, तो उत्तराधिकारियों के बारे में अगर आप जानकारी देखो तो बहुत सारे शासकों की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो मुख्यतः आप 2 हिस्सों में बांट दो इनको। एक मिलेगी आपको दलपति शाह, रानी दुर्गावती। दलपति शाह के बाद इनका दलपति शाह का विवाह जिससे हुआ था महोबा के चंदेल शासक कीरत सिंह की पुत्री के साथ, रानी दुर्गावती के साथ हुआ था। इनने भी शासन किया। इसके बाद इनके पुत्र थे वीर नारायण जो थे एक छोटे बच्चे थे, इनके संरक्षिका के रूप में दुर्गावती ने शासन किया था। ठीक है, इसके अलावा अगर आप शासक देखो तो बहुत सारे शासक मिलते हैं। चंद्र शाह, मधुकर शाह, प्रेम शाह, हृदय शाह, नरेंद्र शाह, महाराज शाह, शिवराज शाह। ठीक है, सुमेर शाह के बाद शंकर शाह, रघुनाथ शाह, जिनने 1857 की क्रांति में भाग लिया। तो हम इनमें मुख्य शासकों का अध्ययन करेंगे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो इनके बाद जस्ट शासन किए, जिनने दलपति शाह जिनका विवाह किससे हुआ था? हमने पढ़ा, जिनका विवाह कीरत सिंह की पुत्री रानी दुर्गावती से हुआ था। किससे हुआ था? कीरत सिंह की पुत्री रानी दुर्गावती से इनका विवाह हुआ था। इनने 1543 से 1550 तक जनरली शासन किया है, 7 साल शासन किया। ठीक है, अब क्या होता है, इनने जब ये गद्दी पे बैठे दलपति शाह, तो इनने कौन सी उपाधि धारण की? महाराजाधिराज श्री राजा की इनने उपाधि धारण की। इसके अलावा याद रखना, इनने क्या कर दिया कि सिंगौरगढ़ में राजधानी पर्वत, मतलब पहले गढ़ा राजधानी हुआ करती थी इनकी, गढ़ा से इनने सिंगौरगढ़ राजधानी बना दी।
गढ़ा से सिंगौरगढ़ राजधानी बना दी। शासन के 7वें वर्ष ही दलपत शाह की मृत्यु हो गई। मतलब आप देख रहे हो ये अपने शासनकाल में कुछ खास नहीं कर सके। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अपने शासनकाल में कुछ खास नहीं कर सके और इनकी शासनकाल के 7वें वर्ष इनकी मृत्यु हो गई। जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनका अल्पकालिक पुत्र था, मतलब जो छोटा बच्चा था 5 वर्ष का, उसको गद्दी पे बैठाया गया और संरक्षिका के रूप में मैंने जैसे आपसे बताया कि रानी दुर्गावती ने इनके टाइम पे शासन किया। ठीक है, इसके अलावा ये कला के संरक्षक थे। आपको याद रखना है, मैंने महेश ठाकुर अभी इसके पहले आपको दामोदर ठाकुर बताया है। दामोदर ठाकुर किसके टाइम पे थे? संग्राम साहब के टाइम पे थे। लेकिन इनके टाइम पे कौन थे? महेश ठाकुर को इनने संरक्षण दिया था। किसको? महेश ठाकुर को। पद्मावती ने विष्णुपुर ग्राम दान किया था। पद्मावती कौन होंगी? इनकी अगर हिसाब से देखा जाए तो माता जी होंगी। संग्राम शाह की पत्नी थी पद्मावती, तो पद्मावती ने विष्णुपुर गांव दान दिया था। तत्व चिंतामणि इनकी रचना है महेश ठाकुर की। किसकी? महेश ठाकुर की तत्व चिंतामणि एक रचना है। ठीक है, इसके अलावा केशव लोकाक्षी नामक विद्वान को भी इनने संरक्षण दिया था। तो महेश ठाकुर और केशव लोकाक्षी नामक 2 विद्वानों को इनने संरक्षण दिया था। ठीक है, 2 मिनट थोड़ा सा ब्रेक ले लें, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप नेक्स्ट शासक आप देख रहे होंगे वीर नारायण। कौन देख रहे हैं? वीर नारायण। ये थोड़ा सा ब्लर है, आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं थोड़ा सा, है आप खुद से लिख लेना, वीर नारायण। ठीक है, मैंने बताया कि वीर नारायण किसके पुत्र थे? दलपति शाह के पुत्र थे। इनके टाइम पे संरक्षिका कौन हुआ करती थी? दुर्गावती हुआ करती थी। किसने? दुर्गावती के हाथ में वास्तविक शक्तियाँ थीं, जिनने 1550 से लगभग 1565 तक शासन किया। इसी के टाइम पे दुर्गावती का समयकाल भी माना जाता है। इन्हीं के टाइम पे दुर्गावती का समयकाल भी माना जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रानी दुर्गावती के बारे में। अब रानी दुर्गावती के बारे में अगर हम देखें तो आपको इनका क्षेत्र दिख रहा होगा, गढ़ा राज्य समझ में आ गया। जन्म मैंने बताया कालिंजर चंदेल शासक कीरत सिंह की पुत्री थी। ये कीरत राज चंदेल वंश के शासक थे, इनकी पुत्री थी। पति इनके दलपति शाह थे, पुत्र इनके वीर नारायण थे। तो ये आपको याद रखना है। इनके शासनकाल को गोंडवाना रियासत का स्वर्ण युग माना जाता है। गोंडवाना रियासत का स्वर्ण युग माना जाता है। तो आपको ये जरूर याद रखना है कि रानी दुर्गावती के काल को गोंडवाना रियासत का स्वर्ण युग माना जाता है। किसका? गोंडवाना रियासत का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को माना जाता है? दुर्गावती के शासनकाल को। इनने क्या कर दिया कि इसके पहले कौन सी राजधानी परिवर्तित हुई थी? किसने? दलपति शाह ने सिंगौरगढ़ को राजधानी बनाया था। इनने क्या कर दिया? चौरागढ़ को राजधानी बना दिया। किसको? चौरागढ़ को राजधानी बना दिया 1553 में। कब बना दिया? 1553 में इनने चौरागढ़ को राजधानी बना दिया। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ देखोगे आप, इनके युद्धों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप याद रखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे युद्धों के बारे में अगर आप देखोगे तो अबुल फजल के अनुसार, किसके अनुसार? अबुल फजल के अनुसार रानी दुर्गावती ने अफगान सरदारों को पराजित किया। किसको? अफगान सरदारों को पराजित किया। लेकिन आपको याद होगा बाज बहादुर वाला केस। बाज बहादुर, आपको ये जरूर याद होगा कि बाज बहादुर ने 1556 के टाइम पे, कब? 1556 के टाइम पे रानी दुर्गावती पे अटैक किया था। ऐसा कहा जाता है कि बाज बहादुर ने, मतलब बाज बहादुर रानी दुर्गावती के शासनकाल में गोंडवाना रियासत पर कब्जा करना चाह रहे थे और प्रेम भी शायद बाज बहादुर को था। ठीक है, तो इनने क्या किया था कि एक अकेली औरत समझ के इनने अटैक किया था। लेकिन बाज बहादुर युद्ध में पराजित हो गए थे। बाज बहादुर युद्ध में पराजित हो गए थे। इसके बाद 1556 से 1564 में आपको पता होगा एक सफ़ेद हाथी को लेके युद्ध किया था कि भैया एक हाथी है इनकी शासनकाल में बहुत अच्छा। तो किसने किया? अकबर ने किया था अटैक इन पे। किसने? अकबर ने। आपको ये आसफ खां जो दिख रहा है, आसफ खां सूबेदार हुआ करता था काड़ा का, जिसको किसने भेजा था? अकबर ने भेजा था। अकबर ने भेजा था। ये इसीलिए अटैक करने आए थे। महावत जो हुआ करते थे, आधार सिंह हुआ करते थे। मैंने बताया हाथी सरमन हुआ करता था। क्या हुआ था? हाथी सरमन हुआ करता था एक, उसके कारण ये युद्ध देखने को मिला था। आसफ खान ने पहले दमोह पे अटैक किया था, आपको याद रखना है। फिर दमोह पे जब अटैक किया आसफ खान ने तो रानी जो थी वो नरई चली गई थी। कहाँ चली गई थी? नरई चली गई थी। और फिर नरई पे अटैक हुआ था, जिसको हम बोलते हैं नरई का युद्ध। किसका युद्ध बोलते हैं? नरई का युद्ध बोलते हैं, जिसमें याद रखना अर्जुन दास नामक व्यक्ति एक मारा गया था। सेकेंड अटैक आसफ खान ने फिर किया था, जिसमें युद्ध में हार गया था आसफ खान। तो आपको ये जरूर याद रखना है। नरई का युद्ध याद रखना है। नरई का युद्ध आसफ खां और किसके मध्य हुआ था? रानी दुर्गावती के मध्य हुआ था। तो
तो ये चीज़ हमें याद रखना ही रखना है। ठीक है, डन। तो आपको ये युद्ध इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए। अब देखेंगे हम इनके कार्य, रानी दुर्गावती के कार्य। तो पहली चीज़ मैंने बताया कि राजधानी परिवर्तित कर दी इनने, चौरागढ़ ले आई। कुशल प्रशासक थी, महान योद्धा थी, ये कोई ज़रूरत नहीं है, सहिष्णु शासिका थी एक। ठीक है, मतलब सभी धर्मों के लिए समान कार्य किए इन्होंने। दामोदर दास और महेश दास, जैसे मैंने बताया, दामोदर दास ठाकुर, दामोदर ठाकुर या महेश ठाकुर, संग्राम शाह, दलपति शाह, इनने दोनों को संरक्षण दिया। प्रजा हितैषी व धार्मिक महिला थी। इनने क्या किया कि भैया जबलपुर में 7 ताल बनवाए। आपसे पूछेगा 7 ताल जबलपुर में किसने बनवाए? आधार ताल, रानी ताल, ये सब दुर्गावती ने बनवाए थे। मुगलों के युद्ध के पश्चात अत्याधिक घायल होने के कारण स्वयं कटार से मारकर अपनी हत्या कर ली थी इनने। आपको याद होगा कि भैया जब अकबर ने अटैक किया तो इन्हें स्वयं की अपनी जो इनकी संरक्षिका थी, जो इनके साथ नहीं थी, उनकी कटार लेके अपने आप को इनने मार लिया था। ठीक है, मुगलों ने चौरागढ़ में आक्रमण कर वीर नारायण को मार दिया। ठीक है, ओके। स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया। गोंड साम्राज्य मुगलों के अधीन। चौरागढ़ में चौहर का उल्लेख प्राप्त होता है अब इनको। ठीक है, आसफ खां गढ़ा का सूबेदार बना। बाद में दलपत शाह के भाई चंद्र शाह को राजा मान लिया गया। किसको? चंद्र शाह को। मतलब एक हिसाब से देखोगे तो ये चंद्र शाह नामक व्यक्ति इनके देवर हुआ करते थे। इनको बाद में गद्दी पे बैठा दिया गया। अब आप देखोगे तो ज़्यादा महत्वपूर्ण शासक नहीं है, छोटे छोटे शासक आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, छोटे छोटे शासक आपको देखने को मिलेंगे। मुख्यतः शासक आपको 3 ही मिलते हैं यहाँ पे। दुर्गावती के बारे में जनरली हमें ज़्यादा पढ़ना होता है, और संग्राम शाह के बारे में। ठीक है, अब आपको छोटे छोटे शासक देखने को मिलेंगे, जैसे चंद्र शाह हैं। चंद्र शाह का शासनकाल 1564 से 76 के बीच में देखने को मिलता है। दलपत शाह के छोटे भाई थे। इनके द्वारा मुगलों को 10 गढ़ सौंप दिए गए थे। समझ रहे हो? इनने मतलब एक हिसाब से 10 गढ़ सौंप के गद्दी हासिल की थी इनने। समझ रहे हैं आप? मतलब एक हिसाब से घूस दे के इनने गद्दी हासिल की। गद्दी हासिल की। तो ये चीज़ आपको याद रखना ही रखना है। अब नेक्स्ट शासक जो आते हैं वो आते हैं मधुकर शाह। मधुकर शाह ने क्या किया? अपने पिता की ही हत्या कर दी। किसकी? मधुकर शाह ने चंद्र शाह की हत्या कर दी और गद्दी पर जाके बैठी। ठीक है, मधुकर शाह ने क्या किया? अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठ गए। ठीक है, प्रथम बार बघेलखंड में गोंड शासक के आधिपत्य का उल्लेख प्राप्त होता है। बघेलखंड में जो एक बघेलखंड से अच्छे शासक मतलब संबंध स्थापित किए संग्राम शाह ने, यहाँ पर मधुकर शाह ने बघेलखंड पे अधिकार कर लिया। ठीक है, मुगल प्रशासन के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। मतलब आप तो यहाँ पे देख रहे हो मुगल के अंडर में तो कृतज्ञता तो रहेगी। 1576-94 के मध्य ने शासन किया। ठीक है, अब आते हैं प्रेम शाह के बारे में। प्रेम शाह जनरली आपसे 2 नंबर में पूछता है, प्रेम शाह। ठीक है, तो प्रेम शाह मधुकर शाह के बाद गद्दी पे बैठे। गोंडवाना रियासत, गोंड शासक थे, मुख्य गोंड शासक थे। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखना है। महाराजा धीराज की उपाधि इन्होंने धारण की। किसकी? महाराजा धीराज की इन्होंने उपाधि धारण की। तो जो कि जहांगीरी में इनका उल्लेख प्राप्त होता है। कहाँ पे? तो जो कि जहांगीरी में इनका उल्लेख प्राप्त होता है। और गणेश नृप वर्णनम में परम वैष्णव इनको कहा गया है। क्या कहा गया है? परम वैष्णव कहा गया है प्रेम शाह को। और विद्वान जो इनके टाइम पे थे, 2 विद्वानों को इनने संरक्षण दिया, विष्णु दीक्षित और गंगाधर वाजपेयी को इनने संरक्षण दिया। तो प्रेम शाह के बारे में आपको क्या पढ़ना है भैया? मधुकर शाह के बाद गद्दी पे बैठे, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, तो जो कि जहांगीरी में उल्लेख मिलता है। गणेश नृप वर्णनम में परम वैष्णव कहा। 2 विद्वानों को संरक्षण दिया, विष्णु दीक्षित और गंगाधर वाजपेयी। और अमोदा सती लेख है एक जबलपुर में, आपसे 2 नंबर में पूछ सकता है कि अमोदा सती लेख के बारे में आप जानकारी दीजिए। तो अमोदा सती लेख अगर पूछे तो आप याद रखना प्रेम शाह की जानकारी इसी से मिलती है। ठीक है, बाद में इनकी जुझार सिंह नामक व्यक्ति ने एक हत्या कर दी। किसने हत्या कर दी? जुझार सिंह ने इनकी हत्या कर दी। नेक्स्ट शासक आप देखोगे हृदय शाह। बहुत इंपॉर्टेंट शासक, गोंड साम्राज्य का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शासक हृदय शाह। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। आप डबल ट्रिपल स्टार लगा के रखो हृदय शाह में। ठीक है, हृदय साहब 1635 से 1671 के मध्य ने शासन किया। 1635 से 1671 के मध्य। रामनगर के संस्कृत अभिलेख से इनकी जानकारी प्राप्त होती है कि भैया गोंड वंश की राजनीतिक सत्ता का उल्लेख प्राप्त होता है। किससे? रामनगर का संस्कृत अभिलेख में बताया, रामनगर अभिलेख से इनकी जानकारी प्राप्त होती है। इसमें इनने बताया है, इनने उत्कीर्ण करवाया है, मतलब कि यादव राव से हृदय शाह के मध्य 54 शासकों ने इसके गोंडवाना रियासत में शासन किया। ये भी मुगल साम्राज्य के कृपा पात्र थे भैया, मुगल शासन के अंडर में ही इनने काम किया। रामनगर को इनने अपनी राजधानी बना दिया। जानकारी गणेश नृप वर्णनम से जानकारी इनकी प्राप्त होती है। इनके कुछ कार्य हैं, कार्य जरूर याद रखना है भैया।
क्यों याद रखना है कि इनने विष्णु दीक्षित और वैद्यनाथ दीक्षित कमला दत्त ठाकुर नामक व्यक्तियों को, विद्वानों को संरक्षण दिया और खुद भी कुछ बहुत बड़े विद्वान थे। इनने हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश नामक संगीत ग्रंथों की रचना की। कौन कौन से? हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश खुद के ग्रंथ हैं, जो स्वयं के ग्रंथ हैं, जो कि एक संगीत ग्रंथ हैं, उनकी इनने स्वयं की रचना की। रामनगर इनने राजधानी बनाई थी, तो रामनगर में दुर्ग की स्थापना करवाई। बघेलन महल, जो कि मंडला में आपने पढ़ते हैं, बघेलन महल, उसका निर्माण करवाया। कुशल श्रमिकों को लाकर राज्य की उन्नति की। इसके अलावा एक नाम जरूर याद रखना है, सुंदरी देवी। सुंदरी देवी मतलब इनने सुंदरी देवी को मुगल दरबार से ले आए थे। कौन? हृदय शाह। ये बहुत धर्मपरायण और पुण्य कार्य करने वाली महिला थी। देवालय का निर्माण हृदय शाह द्वारा ही करवाया गया, सुंदरी देवी के। ठीक है, तो ये चीज़ हमें जरूर याद रखना है कि इनके लिए एक देवालय का निर्माण करवाया था हृदय शाह ने, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा धर्मपरायण और पुण्य कार्य करने वाली महिला थी। मुगल दरबार से ये ले आए थे सुंदरी देवी को, तो ये चीज़ आपको जरूर याद रखना है। तो आपने हृदय शाह के बारे में क्या क्या पढ़ लिया भैया? रामनगर के अभिलेख से जानकारी मिलती है, ये जरूर याद रखना है। मुगल राज्य के कृपा पात्र थे, रामनगर को अपनी राजधानी बनाई। विष्णु दीक्षित और वैद्यनाथ दीक्षित कमला दत्त ठाकुर नामक विद्वानों को संरक्षण दिया। खुद भी कुछ ग्रंथों की रचना की, हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश। रामनगर को दुर्ग बनाया, बघेलन महल का निर्माण और कुशल श्रमिकों को राज्य में लाकर इनकी उन्नति की। और सुंदरी देवी का हरण करके ले आए थे, आपको पता ही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब इसके अलावा अगर आप देखोगे, इसके अलावा कुछ शासकों का उल्लेख मिलता है। इसमें जो नहीं लिखा है मैं उसको आपको बता दे रहा हूँ कौन से शासक हैं वो। ठीक है, हृदय शाह के बाद जो गद्दी पे बैठे एक आपको मिलते हैं छत्रशाह। कौन मिलते हैं? छत्रशाह मिलते हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा लिखना हो तो आप लिख सकते हो छत्रशाह। ठीक है, छत्रशाह मिलते हैं। छत्रशाह जो थे, आपको याद रखना है, महाप्रभु प्राणनाथ का आगमन हुआ था इनके टाइम पे। प्राणनाथ के बारे में आप जानते होंगे, प्राणनाथ का आगमन छत्रशाह के टाइम पे हुआ था। और औरंगजेब का दक्षिण अभियान भी इन्हीं के टाइम से स्टार्ट हुआ, तो ये आप थोड़ा सा ये याद रख सकते हैं। ठीक है, औरंगजेब का दक्षिण अभियान स्टार्ट किया। फिर इसके बाद एक व्यक्ति आते हैं केसरी शाह। कौन आते हैं? केसरी शाह। केसरी शाह के बाद हरि सिंह आते हैं। हरि सिंह के बाद पहाड़ सिंह आते हैं। इनके नाम बस याद रख लेना भैया, कुछ याद नहीं रखना। हरि सिंह के बाद पहाड़ सिंह, फिर नरेंद्र शाह आते हैं। फिर फाइनली आते हैं महाराज शाह। कौन आते हैं? महाराज शाह याद आते हैं, मतलब गद्दी पे बैठते हैं। मराठों के द्वारा गढ़ा पर प्रथम बार आक्रमण महाराज शाह के टाइम पे ही हुआ था। बालाजी बाजीराव जो थे, मंडला जीत लिया। गोंड शासक अब पेशवा के अधीन हो गए। जो मुगल शासकों के अधीन हुआ करता था, अब किसके अधीन हो गए? पेशवा के अधीन हो गए। ठीक है, पानपटिया विद्रोह का दमन इनने ही किया था, यार मोहम्मद की सहायता से महाराज शाह ने। किसने? महाराज शाह ने। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि महाराज शाह के टाइम पे बाजीराव ने अटैक किया मंडला पे और इनके पेशवा के अधीन चले गए थे। ठीक है, इसके बाद बहुत से शासक हुए, मैंने बताया। सुमेर शाह तक याद रख लो भैया। सुमेर शाह, सुमेर शाह इसलिए याद रखना है कि इनके दो पुत्र हुए, शंकर शाह और रघुनाथ शाह। ठीक है, शंकर शाह सुमेर शाह के पुत्र शंकर शाह और शंकर शाह के पुत्र रघुनाथ शाह, जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, अब पढ़ोगे आप भैया कि गोंडवाना रियासत का 1857 की क्रांति में योगदान। अब हमारा थोड़ा नहीं बचा, थोड़ा सा ही बचा है, बस हाँ इतना ही बचा है। इसके अलावा हमारी ये पूरी गोंडवाना रियासत समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो अब पढ़ोगे आप 1857 की क्रांति का। कितने मिनट की क्लास हुई अभी हमारी? 32 मिनट की। आप देखो इतनी जल्दी हम इस रियासत को समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, मतलब 1 घंटे से भी कम की क्लास होगी हमारी। अब देखोगे आप 1857 की क्रांति में योगदान किसका? गोंडवाना रियासत का। ठीक है, गोंडवाना रियासत का। आंसर फॉर्मेट में लिखा हुआ है भैया, ज़्यादा बिल्कुल अपना दिमाग नहीं लगाना, इतना ही पढ़ लोगे बहुत है, इतना ही पढ़ लोगे बहुत है। तो याद रखना है 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान रहा। विद्रोह के 2 प्रमुख क्षेत्र थे, प्रथम गढ़मंडला, दूसरा आप पता होगा जबलपुर वाला एरिया। ठीक है, शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने योगदान दिया। दूसरा रामगढ़ अवंतीबाई वाला योगदान। तो शंकर शाह, रघुनाथ शाह और अवंतीबाई ने मुख्यतः योगदान दिया 1857 की क्रांति में। अब देखोगे 1857 की क्रांति में शंकर शाह और रघुनाथ शाह का विद्रोह। शंकर शाह रघुनाथ शाह ने, आपको याद होगा, जबलपुर वाले एरिया में इनने एक 52वीं रेजिमेंट के कमांडर जो क्लार्क थे, वो जनता पे अत्याचार बहुत ज़्यादा करते थे। कौन? क्लार्क ने जब अत्याचार किया, अंग्रेजों की हड़प नीति के कारण इनने क्या कर दिया? विद्रोह बना ली। मतलब एक हिसाब से शंकर शाह और रघुनाथ शाह थे, इनने क्या किया? अपने क्लार्क, जो अपने जनरल क्लार्क थे, उनके विरुद्ध ही इनने वो बोल दिया कि भैया हम आपके खिलाफ विद्रोह करेंगे। ऐसा वाला केस था।
ठीक है। तो शंकर शाह रघुनाथ शाह ने बिगिल फूंक दी कि भैया हम विद्रोह करेंगे, हम विद्रोह करेंगे जबलपुर से। तो इन्हें जब विद्रोह किया तो फिर क्या होता है फाइनली कि शंकर शाह जो रघुनाथ शाह थे, इनको एक विश्वासघात के चलते, किसके विश्वासघात के चलते अंग्रेजों ने इनको बंदी बना लिया। आपसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी यहीं से पूछता है कि किसने इनको बंदी बनाया था, तो जनरल क्लार्क ने, जनरल क्लार्क ने। और डेट पूछता है आपसे ये 18 सितंबर 1857। इस डेट को इन दोनों मतलब पिता पुत्र की जोड़ी को तोप के मुंह में बांधकर उड़ा दिया गया, तोप के मुंह में बांधकर उड़ा दिया गया। तो आपको ये चीज़ जरूर याद रखना है, ज़्यादा याद नहीं रखना है। शंकर शाह और रघुनाथ शाह का क्षेत्र क्या था ये याद रखना है। तो आप लिखोगे क्षेत्र 52वीं रेजिमेंट से रिलेटेड थे, जिनमें जो जनरल थे वो क्लार्क थे, ठीक है। क्लार्क के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह किया था और उनने इनको विश्वासघात की तरह मतलब विश्वासघात करके इनको कैद कर लिया, बंदी बना लिया और फाइनली तोप के मुंह में बांधकर उड़ा दिया, ठीक है। फिर आते हो आप अवंतीबाई पे। तो अवंतीबाई में आप देखते हो यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट बार्डन वाला एरिया देखने को मिलता है, उनसे युद्ध होता है इनका लेफ्टिनेंट बार्डन से, ठीक है। तो याद रखना कि विक्रमजीत सिंह जो थे, विक्रमजीत सिंह, अंग्रेजों द्वारा विक्रमजीत सिंह को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। अयोग्य मतलब आपको यहाँ भी जो देखने को मिलता है, आप बोलते हैं 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति खुद के मतलब एक हिसाब से बोलते हो कि खुद जो कुछ दिक्कतें हो रही थी खुद को, उनको सॉल्व करने के लिए की गई थी। मतलब इनके जो पुत्र थे विक्रमजीत सिंह थे, उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था, इस कारण से अंग्रेजों द्वारा हड़प लिया गया। इसके अलावा रियासत कोर्ट ऑफ बार्ड्स के अधीन हो गई। मतलब एक हिसाब से हड़प नीति में क्या होता था कि भैया एक रेजिमेंट रख दिया जाता था कि भैया रेजिडेंट रख दिया जाता था कि भैया ये आपका शासनकाल संभालेगा। 1 अप्रैल 1858 को मंडला में लेफ्टिनेंट बार्डन पर हमला किया गया, पराजय जानकर कटार से आत्महत्या कर ली। मेनली एक हिसाब से आपको याद रखना है कि बॉर्डन से इनका युद्ध हुआ था। बॉर्डन से जब इनका युद्ध हुआ तो इनने अपने आप को कटार से, बाद में हार गई तो इनने कटार से अपने आप को मार लिया अवंतीबाई ने, ठीक है। अब देखोगे आप इनका प्रशासनिक परिदृश्य, प्रशासनिक परिदृश्य। तो जो अब हमें देखना है वो देखना है प्रशासनिक परिदृश्य। आपसे जो क्वेश्चन पूछता है ये चीज़ याद रखना, क्वेश्चन के हिसाब से ही हम पढ़ रहे हैं। आपसे 10 मार्कर में क्वेश्चन पूछेगा कि गोंडवाना रियासत का प्रशासनिक, आर्थिक व सांस्कृतिक परिदृश्य को समझाइए। आपसे इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा, आप PYQ भी देख सकते हैं, आपको तीनों मिक्स करके पूछेगा, क्योंकि एक तरफ से क्वेश्चन इसका इतना कंटेंट ही नहीं है कि आप एक प्रशासनिक परिदृश्य ही 10 नंबर में बता सको, लेकिन मैंने कोशिश की है कि 7 नंबर में कम से कम आप इस चीज़ को बता सको, ठीक है। तो आप देखोगे प्रशासनिक परिदृश्य पहले पढ़ोगे। प्रशासनिक परिदृश्य में आपको याद रखना है क्या होता है कि कलचुरी व चंदेल जो होते थे उनके पतन के बाद क्या होता है कि गोंड वंश की स्थापना हुई। आपने पढ़ा था कि भैया बघेलखंड में कब्जा कर लिया था महाराज सिंह के टाइम पे इसकी स्थापना हुई। लगभग इनने 300 साल तक शासन किया। तो आप याद रखना कलचुरी एवं चंदेलों के पतन के बाद गढ़मंडला में गोंड शासकों ने शासन स्थापित किया। यह शासन 300 साल तक स्थापित रहा। मुख्यतः याद ये नहीं रखना है कि भैया ऐसा था, याद रखना है कि इनने प्रारंभ में राजधानी रामनगर थी, बाद में इनने स्थानांतरित करके मंडला कर ली। इसके बाद दलपति शाह ने सिंगौरगढ़ कर ली, बाद में चौरागढ़ भी हुई। ये चेंज होते होते आगे चौरागढ़ भी पहुंच गई थी। केंद्रीय सत्ता का कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, आप ऐसे लिखना भैया स्पष्ट विवरण नहीं मिलता, लेकिन दीवान और फौजदार नामक अधिकारियों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा भंडागारिक, धर्मशास्त्री व न्यायशास्त्री इनके टाइम पे मुख्य कर्मचारी हुआ करते थे। सेना इनकी 3 हिस्सों में विभाजित थी, 3 हिस्सों में, हस्ती सेना, घुड़सवार सेना और पैदल सेना। आपको प्रशासनिक परिदृश्य में यही बताना है सेम टू सेम कि भैया राजधानी परिवर्तन, केंद्रीय सत्ता का विवरण नहीं मिलता लेकिन 3 अधिकारियों को जानकारी मिलती है। धर्मशास्त्री, न्यायशास्त्री हुआ करते थे। सेना के 3 हिस्से डिवाइड थे, हस्ती सेना, घुड़सवार सेना और पैदल सेना। परगना इनकी टाइम पे सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी, कौन सी? परगना, ठीक है। प्रांत सबसे ऊपर और परगना सबसे नीचे, आप ये बता सकते हो। तो आपको यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रशासनिक परिदृश्य बता देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखोगे तो नेक्स्ट इसका मिलेगा आपको आर्थिक परिदृश्य। आर्थिक परिदृश्य मैंने बताया था कि संग्राम शाह ने सोने और चांदी के कुछ वर्गाकार गोलाकार कुछ सिक्के चलाए थे। तो आपको याद रखना है सोने और चांदी के सिक्के चलाए थे। इसके अलावा देवगढ़ में टकसाल निर्मित करवाई थी। देवगढ़ में टकसाल निर्मित करवाई किसने? संग्राम शाह ने। किसान मोहर हाथी के रूप में लगान चुकाते थे। किसान मोहर व हाथी के रूप में, मतलब किसान जो होते थे वो मोहर व हाथी के रूप में लगान चुकाते थे। अनाज का व्यापार गुजरात व दक्कन राज्यों में ज़्यादा होता था। आपको पता होगा कि जो गोंड
गोंड राज्य था, इसमें अकबर का अटैक करने का भी एक कारण था कि भैया ये थोड़ा सा एक मतलब एक हिसाब से बोलते हैं ना आर्थिक रूप से मजबूत राज्य था। तो इसका मुख्य कारण यहाँ पे अकबर का भी आपको देखने को मिलता है कि अकबर ने भी इसी कारण से अटैक किया था कि भैया व्यापार अच्छा था, व्यापार अच्छे से कर सकते थे हम यहाँ से, हाथी इनके अच्छे थे, तो इस कारण से यहाँ पे अटैक भी देखने को मिलता है। तो आप यहाँ बता सकते हो कि ये आर्थिक परिदृश्य से थोड़ा सा 3-4 पॉइंट आप इनके बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे इनका सांस्कृतिक परिदृश्य, बहुत इंपॉर्टेंट है सांस्कृतिक परिदृश्य, क्योंकि आपसे 7 नंबर में भी डायरेक्टली यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ से पूछ सकता है। तो सांस्कृतिक बताना क्या है आप देखना, सांस्कृतिक परिदृश्य में मैंने बताया कि भैया बहुत सारे विद्वान आपसे बताए मैंने, कौन कौन बताए, दामोदर ठाकुर बताए, महेश ठाकुर बताए, उनका उल्लेख आपको करना ही करना है। यहाँ पे लिखे जरूर नहीं है, लेकिन आप उल्लेख खुद से कर सकते हो। कैसे बता सकते हो कि भैया दामोदर ठाकुर ने ये रचना की, किन के टाइम पे थे, संग्राम शाह के टाइम पे थे। इसके अलावा और कौन थे भैया, और आपको देखने को मिलेगा क्या वो हाँ दलपति शाह के टाइम पे कौन थे, दलपति शाह के टाइम के महेश ठाकुर थे। महेश ठाकुर की रचना कौन सी है, तत्व चिंतामणि है, तो आप उनके बारे में भी बता सकते हो। इसके अलावा और किसके बारे में बता सकते हो, प्रेम शाह के टाइम पे थे, कौन थे, प्रेम शाह के टाइम पे थे कौन, विष्णु दीक्षित, गंगाधर वाजपेयी, उनके टाइम पे भी थे, तो वो भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये इनको आपको बताना है, आपको कैसे आंसर बढ़ाना है ये याद रखना है। ठीक है, तो इसमें जरूर लिखा नहीं है, लेकिन आपको ये खुद से लिखना है। बाकी संग्राम शाह तो खुद भी संस्कृत के बहुत बड़ा रचनाकार थे, रत्नमाला खुद से रचना की। हृदय शाह के बारे में बता सकते हो, उन्होंने संगीत के ग्रंथों की रचना की। कौन कौन से ग्रंथों की रचना की, हृदय प्रकाश, हृदय कौतुक, उनकी संगीत ग्रंथों की रचना की, उनके बारे में बता सकते हो। विष्णु दीक्षित, वैद्यनाथ दीक्षित, उनके बारे में बता सकते हो यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको बताना ही बताना है, ये आप यहाँ पे नोट कर लेना। मैंने जो आगे बताया है वो यहाँ पे भी आप नोट कर सकते हो। संग्राम शाह ने संग्राम सागर और बाजना मठ का निर्माण करवाया। दलपति शाह सहिष्णुदानी एवं न्यायप्रिय शासक था, ये सब नहीं बताओगे चल जाएगा। बाकी जो मैंने बताया कि भैया सांस्कृतिक उपलब्धियों में आपको वो चीज़ें बताना ही बताना है, विद्वानों के बारे में जानकारी देना ही देना है। साहित्य व विद्या के संरक्षक थे, राजकाज में भाषा हिंदी थी। इसके अलावा और बताना है संस्कृत और तेलुगु भाषा का भी उन्नत काल माना जाता है। वल्लभ संप्रदाय के प्रसिद्ध संत रानी दुर्गावती किस काल में आए थे, मैंने बताया आपको पीछे यहाँ पे बता दे रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे दुर्गावती के टाइम पे, हाँ ये नहीं सॉरी, दुर्गावती के टाइम पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे ये गोसाई विट्ठल दास का, विट्ठल नाथ का आगमन हुआ था। गोसाई विट्ठल नाथ का आगमन हुआ था, जो कि वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य के पुत्र थे। इनको 108 गांव दिए गए थे। इसका विवरण हमें भाव सिंधु ग्रंथ से प्राप्त होता है। तो गोसाई विट्ठल नाथ का आगमन भी गोंडवाना रियासत में हुआ था। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। ठीक है, तो सांस्कृतिक उपलब्धियों में बता लोगे भैया, कोई मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना पढ़ लिया है हमने। इसके अलावा रचनाएं, रचनाकार देख लो भैया, दुर्गावती प्रकाश, पद्मनाभ भट्टाचार्य, सर्व संदेश वृत्तांत संग्रह, रसमंजरी, सर्व संदेश वृत्तांत, और महेश ठाकुर की एक तत्व चिंतामणि। ठीक है, रसमंजरी भानुदत्त मिश्र की, गणेश नृपवर्णम रूपनाथ झा की। गणेश नृपवर्णम बहुत जरूरी है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है रूपनाथ झा, क्योंकि इसकी जानकारी ही गोंडवाना रियासत की जानकारी ही हमें इससे प्राप्त होती है। ठीक है, अब आते हैं हम आज का फाइनल टॉपिक, गोंडवाना कालीन स्थापत्य। स्थापत्य के बारे में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है 7 नंबर में। ये चीज़ आप याद रखना कि भैया इनके स्थापत्य, क्योंकि इनने बहुत सारे दुर्ग, मंदिर, तालाब, इन सब का निर्माण करवाया है। ठीक है, अनेक दुर्ग, मंदिर, तालाब व लोक कल्याणकारी कार्य इनने करवाए हैं। तो आप इनको पढ़ लो भैया थोड़ा सा कि भैया दुर्ग में अगर देखोगे तो संग्राम शाह ने 52 गढ़ों का निर्माण करवाया। मंडला के किले का निर्माण नरेंद्र शाह ने करवाया। मदन महल का निर्माण मदन शाह ने करवाया। रामनगर दुर्ग, मोती महल, बेगम महल, बघेलन महल, दलबादल महल, ये सब हृदय शाह ने इनका निर्माण करवाया है। तो आपको ये थोड़ी दुर्ग याद रखना है कि संग्राम शाह ने 52 गढ़ों का निर्माण, मंडला के किले का निर्माण नरेंद्र शाह ने, मदन महल का निर्माण मदन शाह ने, रामनगर दुर्ग, मोती महल, बेगम महल, बघेलन महल हृदय शाह के द्वारा बनवाए गए। इसके अलावा मठ और मंदिरों का भी निर्माण करवाया गया। जैसे आप देखोगे पंचमठा मंदिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है और स्थान कहाँ है, गढ़ा में है। तो इसका निर्माण भी गोंड वंशकालीन शासक ने बनवाया। बाजना मठ मैंने संग्राम शाह द्वारा निर्मित है, पहले बता चुका हूँ, जो कि कहाँ है, मदन महल में स्थित एक तांत्रिक मंदिर है। कौन सा मंदिर है, तांत्रिक। राजराजेश्वरी मंदिर, मंडला का किला जब हम पढ़ते हैं तो आप इस मंदिर का निर्माण देखते हो। पशुपतिनाथ मंदिर गोपालपुर में स्थित है, इसका निर्माण भी गोंड वंशकालीन शासकों द्वारा करवाया गया। इसके अलावा कुछ तालाबों का निर्माण करवाया गया। संग्राम शाह द्वारा रानी ताल, आधार ताल, देवताल ताल, 7 तालों का निर्माण जो कि जबलपुर में है वो दुर्गावती ने करवाया। रामनगर बावड़ी का निर्माण हृदय शाह ने, और चौरागढ़ बावड़ी का दुर्गावती ने करवाया। तो आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, रियासतों में इनको कोई याद नहीं करवा सकता, आपको याद करनी पड़ेंगी। और लिखना बस आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि आपको आंसर लिखना कैसे है, आपको आंसर लिखना कैसे है। तो आज की क्लास हम पूरी गोंडवाना रियासत के साथ यहीं पे समाप्त करते हैं।
ठीक है, आप लोगों को अगर क्लास पसंद आ रही है तो आप दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें इस क्लास को। ठीक है, तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की क्लास के लिए।